हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, समतल में गति। अभी इससे पहले चैप्टर हमने सरल रेखा में गति की थी, अब समतल में गति की हम बात करते हैं। अभी तक हमने किए हैं वेक्टर्स के पार्ट्स किए हैं, अब उसके एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं, अब हमें क्या करना है, वेक्टर्स को जोड़ना है, दो वेक्टर्स को जोड़ना है। देखिए किस तरीके से दो वेक्टर को जोड़ करके क्या मिलता है, कौन कौन सी विधियां हैं, किस तरीके की विधियां हैं, कैसे हम उनको करेंगे और कहां कहां ये हमारी अप्लाई होंगी। और ये ध्यान रखिए, जो ये विधियां हमारी आएंगी, ये आगे जाकर के जहां पर भी वेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, केवल आप ध्यान रखिए कि वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ लेना मतलब इसको पढ़ करके छोड़ देना नहीं है। ये वेक्टर ऐसा है, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे वेक्टर्स का इस्तेमाल पूरी तरह रहेगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह पढ़िए, मेरे साथ लगे रहिए, जिससे कि मैं आपको इस चीज को सिखा सकूं और आप भी बहुत आसानी से सीख सकें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जोड़ने की बात हम करें, दो वेक्टर्स को जोड़ने की बात हम करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिल सके और टीचर्स पर ट्रस्ट रख के चलिए, जिससे कि वो भी आप में इंटरेस्ट है और आपको भी टीचर में इंटरेस्ट आए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। दो वेक्टरों को जोड़ना, इसकी हमारी दो विधियां हैं। पहला है त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि मतलब एक ऐसी आकृति जो कि दो वेक्टर्स के द्वारा एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त करेगा। मान लो किसी वेक्टर पर, किसी कण पर किसी क्षण दो वेक्टर लग रहे हैं और उन दोनों वेक्टरों को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाता है क्रमागत रूप में। कैसे कि मान लो कि हमने एक भुजा तो इसको लिया वेक्टर ए, और क्रमागत रूप का मतलब है कंटिन्यूअस वे में हमने दूसरी भुजा को हमने दिखाया इस तरीके से, इसका नाम दिया वेक्टर बी। और चूंकि जहां पर हमारा पहला वेक्टर समाप्त हो जाता है, पहली गाड़ी इस दिशा में जा रही थी, तो लेकिन यहां पर आकर के उसने टर्न ले लिया इस डायरेक्शन के अंदर, उसका मतलब है कि पहले वेक्टर का काम खत्म हो गया और कितने डिग्री पर टर्न लिया, वो थीटा हो गया। अब जो बात आती है, जब हम दोनों को जोड़ेंगे, वेक्टरों को जोड़ने में क्या होगा, तो जोड़ने में हमें दोनों को इकट्ठा करके उनका परिमाण निकालना है, उनका रिजल्ट निकालना है, उनका योग निकालना है। तो उनके योग को त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है। लेकिन वो जो भुजा होती है वो विपरीत दिशा में होती है। विपरीत का मतलब क्या हुआ कि हम चल तो रहे हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, लेकिन जो परिणामी होगा वो हमेशा किसके जैसा होता है, परिणामी हमेशा विस्थापन जैसा होता है। प्रारंभिक बिंदु को लेते हैं और अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं। प्रारंभिक बिंदु O है और अंतिम बिंदु आपका Q है। तो O को हमें P से मिलाना है, Q से मिलाना है। और चूंकि इन दोनों को मिलाकर के ये बना है, इसका नाम दिया है वेक्टर R, और इसको हमने कहा है अल्फा एंगल। अल्फा एंगल का मतलब है कि फाइनल एंगल जो कि रिजल्ट या परिणामी किसके साथ बनाएगा, पहले वेक्टर के साथ बनाएगा। आगे इसको किस तरीके से करना है, पहले आप इसका स्टेटमेंट, इसका कथन लिखिए। कथन में क्या कहता है इसके बारे में आप लिखिए। यदि किसी कण पर किसी क्षण लगने वाले दो वेक्टरों को किसी त्रिभुज की
दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए निरूपित किया जाए तो तीसरी भुजा उन दोनों के परिणामी के परिमाण को प्रदर्शित करती है, लेकिन परिणामी की दिशा विपरीत होती है। स्टेटमेंट जो लिखा जाएगा, कथन जो लिखा जाएगा, वो चित्र के आधार पर लिखा जाएगा। और ये ध्यान रखिए, इसमें ये वेक्टर, दोनों वेक्टर समांतर भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, 90 पर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने इनको समांतर ले लिया या हमने इनको 90 पर ले लिया तो वो स्थिति बन जाएगी, विशेष स्थिति बन जाएगी। लेकिन उसको हमें नहीं करना है, हमें जनरल कंडीशन निकाल के चलनी है। तो हमें क्या करना है, परिणामी आर निकालना है। जो दो वेक्टर हैं, जो किसी पॉइंट पे लगने वाले दो वेक्टर, उनका परिमाण इस त्रिभुज के दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और क्रमागत रूप में होती है। क्रमागत रूप का मतलब है एक के बाद दूसरा, पहला हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, और आर वेक्टर हमारा जो होगा वो इनका रिजल्ट होगा, परिणामी होगा। रिजल्ट कैसे दिखाते हैं, रिजल्ट को ध्यान रखिए, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन के अंदर जोड़ने में या घटाने में परिणामी जो होता है वो हमेशा विस्थापन जैसा होता है। विस्थापन जैसा मतलब प्रारंभ के बिंदु को अंत के बिंदु से जोड़ना है, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। ये हमारे डायरेक्शन है घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन, और ये दिशा हो गई हमारी घड़ी के चलने की दिशा। इसलिए एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। लिखते हैं इसको किस तरीके से है, लिखा जाता है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब कहना ये कि भाई वेक्टर ए का कुछ मान दे रखा हो, वेक्टर बी का कुछ मान दे रखा हो, तो हम दूसरा मान रख देते हैं और आर का मान आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किस तरीके से करते हैं इसको देखिए। हमने त्रिभुज बनाया, इसके बाद हमने इससे एक लंब डाला, इसका नाम हमने क्या दे दिया, एस दे दिया। अब आप इसमें आप एक बात नोटिस करिए, पहले उससे पहले हम क्या लिखते हैं, OP बराबर A और PQ बराबर B, OQ बराबर R, एंगल QRS बराबर थीटा, एंगल QOP बराबर अल्फा। तो इसमें हमने देखिए यहां तो वेक्टर का इस्तेमाल किया, यहां वेक्टर नहीं रहा लगाया, तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि इसके अंदर आपको जो लंबाई है वो परिमाण को बताएगी, उसके रिजल्टेंट को बताएगी, उसके वैल्यू को बताएगी, वो हमने यहां लिखे हैं। अब आप इसमें देखिए कि आपको इसके अंदर दो तरीके के दो संपूर्ण त्रिभुज दिखाई देंगे। कौन कौन से होंगे भाई, OSQ, दूसरा होगा PSQ। हम बात करते हैं तो पहले छोटे त्रिभुज की हम बात करते हैं, छोटे त्रिभुज की हम बात करते हैं, त्रिभुज SPQ की हम बात करते हैं। SPQ, आधार नहीं पता, लंब नहीं पता, कर्ण हमको पता है, कर्ण की वैल्यू PQ है, PQ की वैल्यू B है, तो हमें क्या पता है कि भाई अगर हम लिखते हैं
पी एस अपॉन पी क्यू, यानी कि आधार बटे कर्ण, ये होता है कॉस थीटा के बराबर। पी एस की वैल्यू पता नहीं है, पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, पी क्यू की वैल्यू है बी, तो बी कॉस थीटा। पी एस हमारा हो गया, इसको पहली समीकरण कंसीडर कर ली। अब इसके बाद रह गया लंब। लंब क्या होगा, क्यू एस अपॉन पी क्यू बराबर साइन थीटा, इंप्लाइज दैट क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, और क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू आपको पता है बी साइन थीटा। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बड़े त्रिभुज की हम बात करते हैं। कौन से त्रिभुज है बड़ा? त्रिभुज है बड़ा एस ओ क्यू। एस ओ क्यू, इसमें जो आधार है, आधार क्या है आपका? ओ एस आधार है। ओ एस आधार दो हिस्सों में बटा हुआ है, ओपी प्लस पी एस। देखिए ओपी है ए और पी एस यहां पर आपका आया बी कॉस थीटा। ओ एस तीसरी समीकरण मान ली। और जब हमने लंब की बात करी तो चाहे छोटा त्रिभुज हो या बड़ा त्रिभुज हो, तो लंब हमारा वही रहा। लंब हमारा कितना है? क्यू एस है। क्यू एस हमारा आया बी साइन थीटा। इसको भी हमने चौथी समीकरण मान ली। हालांकि हमारा हमने यहां निकाल चुके हैं। अब ये बात आती है कि जो संपूर्ण त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी भुजाएं होती हैं? एक होती है आधार, एक होती है लंब, एक होती है कर्ण। और संपूर्ण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओ क्यू कितना है? ओ क्यू है आर स्क्वायर। ये आपका कितना हो गया? ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर और बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ओपन करिए, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, देखते चलिए इसको धीरे धीरे करके। जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन भी है, जो लोग नॉन मैथ्स वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये चीज तो बेसिकली हाई स्कूल के अंदर किसी बोर्ड में ये बहुत आसानी से सिखाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री की बातें। तो उसमें आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। हम बात करते हैं, देखिए इसमें इस टर्म की बात करते हैं, इस टर्म की बात करते हैं। दोनों के अंदर क्या कॉमन आएगा? दोनों के अंदर आएगा बी स्क्वायर कॉमन आएगा। तो क्या लिखते हैं? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ऑलरेडी यहां है, यहां बी स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। और ध्यान दीजिए इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर लेके चलेंगे इसे, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये हमारी जो आ गई आर की वैल्यू आ गई। आर मतलब इस त्रिभुज की लंबाई जो परिणामी के रूप में लिया गया है। अब केवल इतनी ही बात कंप्लीट नहीं होती है। आप ये सोचते हैं कि हमने दो आर की वैल्यू निकाल ली तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। नहीं, जब हम वेक्टर की बात हम करते हैं, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, लंबाई होती है और कोण होता है, यानी दिशा होती है। अभी दिशा के बारे में जिक्र नहीं किया है तो करिए नोट इसको। जब हम दिशा की बात हम करते हैं इसके अंदर, जब हम दिशा की बात हम करते हैं, दिशा यानी ये टेन अल्फा यानी कि लंब
बटे आधार QS अपॉन OS B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा टेन अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस। इस तरीके से ये हमारा उधर R आ गया, इधर एंगल आ गया, तो दोनों मिलकर क्या बना दिए, दोनों मिलकर के एक कंप्लीट वेक्टर राशि बना दी है। और इस तरीके से पहला हमारा जो योग का नियम था त्रिभुज विधि वाला वो कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए और हम जस्ट अभी शुरू करते हैं अपना दूसरी विधि। करिए नोटिस। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर। बात हम करते हैं जोड़ने की बात हम करते हैं। जोड़ने में हम क्या करेंगे, दूसरी विधि है हमारी इसके अंदर समांतर चतुर्भुज विधि, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज विधि, इसमें क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी कण पर किसी क्षण लगने वाले दो वेक्टरों के परिमाण व दिशा समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होती हैं तथा इन दोनों का परिमाण यानी रिजल्टेंट समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो दिशा, परिणामी की दिशा और उसके परिमाण को प्रदर्शित करेगा। चलिए चलते हैं, बनाते हैं इसके बारे में। तो स्टेटमेंट के बारे में लिखिए, यदि किसी क्षण किसी कण पर आरोपित दो वेक्टर राशियों के परिमाण व दिशा समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होती हैं तो उनका परिणामी व दिशा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। तथा तीनों वेक्टर एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। देखिए अब हम दिशा की बात हम करते हैं। देखिए हमने बनाया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब है आमने सामने की भुजाएं समांतर, इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और इसका नाम दे दिया हमने ए, बी, सी एंड डी। ए से जुड़ी हुई दो संलग्न भुजाएं, ये इसका नाम दिया पी, इसका नाम दिया क्यू, इनके बीच का कोण हो गया थीटा। और देखिए यहां पर ये हो गया वेक्टर आर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि तीनों में तीनों वेक्टर एक ही बिंदु पर लगे हुए हैं, इसलिए इस बिंदु का नाम समबिंदु सदिश भी होगा। अब आप देखिए कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, एक ही लाइन पर है। जब हम इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड प्रोड्यूस करते हैं या आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये कोण जो है ये कोण हमेशा संगत कोण कहलाएंगे, यानी बराबर होंगे। बराबर होंगे तो थीटा होगा। रिजल्टेंट है जो कोण बनाएगा इसके साथ वो कोण हमारा अल्फा कोण होगा। अब इसको भी उसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। यहां से हमने इसके ऊपर एक लंब डाला,
डी की हमने बात करी, हमने यहां तक इसको बना लिया है। लेकिन अगर आप बात करें केवल इतने हिस्से की हम बात करें, इतने हिस्से की जब हम बात करते हैं तो ये हिस्सा हमें क्या याद दिलाता है, पिछले वाली विधि को याद दिलाता है। पिछली वाली विधि यानी त्रिभुज विधि को याद दिलाता है। मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। किस तरीके से किया जाना है, सबसे पहले छोटे त्रिभुज की हम बात करते हैं। छोटे त्रिभुज के अंदर क्या आता है, त्रिभुज DBC। उससे पहले हम नाम लिख लेते हैं कि OC बराबर, गलत गड़बड़ होती है भाई, AC बराबर हो गया लंबाई R हो गई, AB बराबर हो गया P और BC बराबर हो गया, देखिए समांतर है, बराबर है, तो ये भी हमारे वेक्टर Q को दिखाएगा। Q हो गया। इसके बाद एंगल की बात हम करते हैं, CBD की बात करते हैं, थीटा, और जो बराबर है एंगल DAB के बराबर, DAB के बराबर। और आगे देखिए इसके अंदर CAB वो अल्फा के बराबर है, जो हमें कैलकुलेट करना है। छोटी भुजा की हम बात करते हैं, छोटे त्रिभुज की हम बात करते हैं, त्रिभुज की बात करें CBD। आधार नहीं पता, लंब नहीं पता, आधार BD अपॉन BC बराबर हो गया कॉस ऑफ थीटा के, BD नहीं पता, BC कॉस थीटा, BC देखिए यहां Q है, Q कॉस थीटा, BD। पहली समीकरण मान लेते हैं, जब हम लंब की बात करते हैं, CD अपॉन BC बराबर साइन थीटा, इंप्लाइज दैट CD बराबर BC साइन थीटा। BC की वैल्यू आपको पता है Q है, CD बराबर हो गया Q साइन थीटा। सेकंड इक्वेशन हमने मान ली। तो छोटे त्रिभुज से हमने आधार और लंब दोनों चीजें निकाल ली हैं। अब हम बड़े त्रिभुज की तरफ की बात हम करते हैं। बड़े त्रिभुज की तरफ हम जब चलेंगे तो बड़ा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज हो गया CAB। CAB की हम बात करते हैं, बल्कि B नहीं D की बात करते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज की हमने बात की है। तो AD आपका आधार हो गया। AD में क्या क्या चीजें है, AB है और D है। AB की वैल्यू क्या है भाई, AB की वैल्यू P है। ये आपका हो गया Q cos थीटा AD। और देखिए ये आपकी तीसरी समीकरण हो गई इसमें। और छोटे त्रिभुज के अंदर जो लंब है वो एक जैसा है, क्या है, CD बराबर है Q साइन थीटा के। चौथी समीकरण की हमने बात की है। और जब हम बात करते हैं, सभी चीज की बात हम मिलाकर करते हैं, आधार हमारे पास है, लंब हमारे पास है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस का क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से बात हम करते हैं। जब पाइथागोरस प्रमेय की हमने बात की है तो क्या होगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय में तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AD P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर और Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये हमने लिखा इसको R स्क्वायर के बराबर। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे वर्क करते रहिए, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ा सा लेबर की जरूरत है। मेथड दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो क्या लिखेंगे, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान दीजिए कि इन दोनों के अंदर से Q स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा। जब Q स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा, Q स्क्वायर कॉमन लेते ही cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, जो पिछले टॉपिक में भी हमने किया है। R स्क्वायर बराबर आया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। तो R बराबर हो गया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। इस तरीके से हमने समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है उसके लंबाई यानी उसके परिमाण की बात हम कर ली है। और लास्ट में हमारा जो बचा
पूरे वेक्टर को करने के लिए, मतलब पूरा वेक्टर निकालने के लिए दिशा की आवश्यकता बची, और दिशा हमारा हो गया एंगल अल्फा। चलिए नोट करते रहिए। टेन अल्फा की बात हम करते हैं, क्या होगा, सी डी अपॉन ए डी। सी डी कितना हो गया, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और अल्फा बराबर टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इस तरीके से हमारा समांतर चतुर्भुज से भी विकर्ण की लंबाई और उसकी दिशा दोनों आ चुकी हैं, दोनों मेथड ही कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से मेथड को दोनों को करने के तरीके एक ही हैं, बस फिगर अलग अलग है, उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोग कहीं भी रिजल्ट दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ये इस्तेमाल करिए या ये इस्तेमाल करिए, रिजल्ट दोनों का एक ही है। इस तरीके से आज हमने दो बड़े टॉपिकों के बारे में जिक्र किया। इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, और आप लोग वीडियो को प्रॉब्लम ना आए इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए। कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, और इसको लाइक करें, शेयर करें। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप लोग करते रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक के में को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जब तक आए तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। थोड़े बड़े टॉपिक हैं, इसलिए कुछ एक बार दो बार प्रैक्टिस जरूर करिए। कैसे भी करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और कोटेशन कही जाती है कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए कोई भी शॉर्टकट मार्ग नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इस तरीके से आज हम अपने वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए, देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।